हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का जीएस आइलैंड में। आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। तो आप लोग जानते होंगे कि जो पूरी पृथ्वी है उसका लगभग 29% हमारे महाद्वीप हैं और जो लगभग 71% है उस पर हमारे महासागर या जल है। यानी कि 29% पर हमारे स्थलमंडल का विस्तार है और 71% पर हमारे जलमंडल का विस्तार है। और इस चैप्टर में से आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। थोड़ा यहाँ पर इस मैप में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दक्षिणी अमेरिका है और ये अफ्रीका है और ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इनको पास पास ले आऊँ तो ये मिलते हुए दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि कभी ये एक ही जैसे थे। तो इस चीज़ को देखकर बहुत से लोगों के मन में विचार आया कि ये कभी एक ही रहे होंगे। ये जो पूरा अलग अलग जो महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं आज, वो कभी एक ही भूखंड रहे होंगे। तो इस दिशा में सबसे पहला जो विचार दिया वो अब्राहम आर्टेलियस ने दिया। इन्होंने ही बताया कि सभी जो महाद्वीप हैं वो कभी एक ही भूखंड रहे होंगे। के बाद जो हमारे एंटोनियो पेलेग्रिनी है, उन्होंने सबसे पहले मैप बनाया, मानचित्र, जिसमें उन्होंने सब महाद्वीपों को एक भूखंड के रूप में प्रदर्शित किया। एक भूखंड के रूप में दिखाया। उसके बाद आता है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको 1912 में अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो पूरे महाद्वीप है ना, वो सबसे पहले एक ही भूखंड थे, सभी महाद्वीप और जो एक भूखंड था वह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। और इन्होंने जो एक भूखंड था बड़ा सा, उसका नाम रखा इन्होंने पैंजिया, जिसका मतलब था संपूर्ण पृथ्वी, यानी कि पूरी पृथ्वी हमारी। और जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, जो चारों ओर पानी था, उसको इन्होंने बोला पैंथालासा, यानी जल ही जल। फिर क्या हुआ, लगभग 20 करोड़ साल पहले जो पैंजिया है हमारा, जो हमारा पैंजिया है वह टूट गया। टूट के क्या हुआ, उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा उत्तरी, एक टुकड़ा दक्षिणी, यानी उत्तरी और दक्षिणी टुकड़ों में ये टूट गया, उत्तरी और दक्षिणी। और इन टुकड़ों को जो नाम है भाई वेगनर जी ने क्या रखा, जो उत्तरी टुकड़ा था उसका नाम रखा लॉरेशिया, और जो हमारा दक्षिणी टुकड़ा था उसका नाम रखा गोंडवाना लैंड। फिर आगे चल के क्या हुआ, धीरे धीरे यही जो हमारे टुकड़े हैं, जो लॉरेशिया वाला है और जो गोंडवाना लैंड वाला है, यही बाद में हमारे जो आज के महाद्वीप दिखाई देते हैं वो सब बन गए। लॉरेशिया से क्या बना हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और जो हमारा गोंडवाना लैंड था उससे क्या बना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो, और ऑस्ट्रेलिया
और अंटार्कटिका। और जो वेगनर है वो इसके लिए जो बल हैं, यानी किस वजह से ये विस्थापन हुआ, उसके लिए दो बलों को जिम्मेदार मानते हैं। एक तो हमारा बल है पोलर फ्लिंग बल, और जो दूसरा बल है वह है ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। और जो पोलर फ्लिंग बल है वह पृथ्वी की घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। आप लोग ये जानते होंगे कि जो पृथ्वी है ना, वह ध्रुवों पर चपटी है, यानी कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर चपटी है। जो पोल हैं उसके वह चपटे हैं और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। क्या होता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है तब इस पर अपकेंद्रीय बल लगता है, जो इसको बाहर की ओर धक्का देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग एक गेंद लीजिए जो हल्की सी पानी में गीली हो, और उसको रख के जब आप घुमाएंगे, रख दीजिए कहीं टेबल पर और उसको घुमाइए। जब आप घुमाएंगे तब देखेंगे जो पानी की बूंदें हैं ना, वो कुछ बीच से उसके यहाँ से जो विषुवत रेखा हम जिस पृथ्वी को मान रहे हैं, जहाँ पर विषुवत रेखा, वहाँ से पानी की बूंदें बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देंगी आपको। यानी कि जो बल लग रहा है उस पर, एक तरीके से अगर मैं पृथ्वी को मान के चलूँ यहाँ पर, तो जो पोलर फिलिंग बल है वह काम कर रहा है उस पर। इसी तरह से पृथ्वी में क्या होता है, जो हमारे भूखंड से, जो भूखंड एक था उसमें क्या हुआ होगा, जब ये बल लगा होगा पोलर फिलिंग बल, तो उसने क्या किया होगा, भूखंडों को, जैसे यहाँ पर पानी की बूंदें अलग जा रही हैं बाहर की ओर, उसी तरह उसने भूखंड पर भी अपना बल लगाया होगा। और जो पोलर फिलिंग बल है वह क्या करता है कि जो भूखंड है उनको ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ले जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी सारी पानी होगा, पानी की बूंदें, वैसे भूमध्य रेखा के पास से आकर के बाहर की ओर निकलेगा। जब आप गेंद को घुमाएंगे तब ये चीज़ देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भूखंडों के साथ हुआ होगा, जो भूखंड था हमारा उसके साथ भी यही हुआ होगा। इसमें इतना याद रखें कि ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बल लगता है ये। इसी तरह का बल जो है वह है ज्वारीय बल, जो कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जब पृथ्वी का कोई भी भूखंड चंद्रमा के पास आएगा तब चंद्रमा उस भूखंड को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन पृथ्वी तो आगे बढ़ेगी, अपने जैसा वो घूर्णन कर रही है, उस वजह से पृथ्वी तो लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वह उस भूखंड को वहीं पर रोकने का प्रयास करेगा। इस वजह से क्या होगा, हल्का सा, बहुत लंबे टाइम तक जब देखेंगे हल्का सा इसमें मूवमेंट आएगा, यानी कि इसमें हल्की सी हलचल हो जाएगी। जैसे जब ज्वार आता है उससे समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी है, इस पर पानी भरा हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर है चंद्रमा। अब ये चंद्रमा इस पानी को यहीं पर रोकने का प्रयास करेगा, तो जिस वजह से पानी क्या होता है, ऊपर उठता चला जाता है। बस ज्वारीय बल में इतना याद रखेंगे, ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होता है। लेकिन आज बहुत सारे भूगोलवेत्ता इन दोनों बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं। अब आगे देखते हैं कि विस्थापन के पक्ष में कौन से प्रमाण है, यानी कि किन आधार पर हम कह सकते हैं कि विस्थापन हुआ है। सबसे पहला जो प्रमाण है वह है महाद्वीपों में साम्य। हमने ऊपर देखा था जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, और यूरोप और अफ्रीका, वो कैसे आपस में मैच करते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हुए। अगर उनको पास ला दिया जाए तो वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा है जो महासागरों के पार, यानी कि इस साइड की और इस साइड की महासागर के पार, यहाँ पे बीच में कौन है, अटलांटिक महासागर। इन दोनों के इधर उधर यानी कि पार जो चट्टानें हैं ना, उनकी आयु एक जैसी है। अगर मैं इस साइड के महाद्वीपों में देखूं और इस साइड के महाद्वीपों में, तो उनकी आयु में समानता मिलेगी हमको। और जो चट्टानों की लगभग आयु है दोनों ओर की, वह 200 करोड़ वर्ष है। आगे देखते हैं तीसरा जो हमारा साक्ष्य है वह है टिलाइट। टिलाइट क्या होते हैं, ये हिमानी निक्षेप हैं, जो कि एक अपसादी चट्टान है।
यानी कि ये अपसादी चट्टानी निक्षेप हैं जो कि हिमानी द्वारा बने हुए हैं। हिमानी या ग्लेशियर, इन सबको मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब आगे आएगा चैप्टर में। चट्टानें भी आएंगी आगे चैप्टर में, और ये निक्षेप ये हिमानी से कैसे बनते हैं और सबसे, वो सब आगे आएंगे। अभी बस इतना ही याद रखेंगे कि जो टिलाइट हैं वह हिमानी निक्षेप हैं, और ये जो निक्षेप हैं वो भारत के साथ साथ और भी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। खासकर वे महाद्वीप जो गोंडवाना लैंड से अलग हुए हैं, उन सभी महाद्वीपों में हमको ये टिलाइट निक्षेप देखने को मिलते हैं, और साथ साथ भारत में भी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा साक्ष्य। अब चौथा साक्ष्य है हमारा प्लेसर निक्षेप। अब प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई चट्टान वगैरह है कुछ। अब इसका क्या होगा, ये अब ये ऐसे मान लो कि ये कट रही है वायु द्वारा या जल द्वारा, जो नदी वगैरह कुछ जा रही है यहाँ से, उसे ये चट्टान मान लो कटती हुई जा रही है। और क्या हो रहा है, जो इसके साथ कुछ भी खनिज हैं, भारी खनिज, वह क्या होंगी, कहीं ना कहीं जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो उनके साथ रेत या कुछ मिट्टी वगैरह होगी वह उस पानी या वायु के साथ बहती हुई चली जाएगी आगे। लेकिन जो भारी खनिज हैं वह यहीं पर जमा होते चले जाएंगे, जैसे सोना हो गया और भी कोई खनिज हो गया, वह यहाँ पर जमा होता चले जाएगा, जिनको प्लेसर निक्षेप बोला जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है गाना, यहाँ पर है गाना, ठीक है, समझ लीजिए। अब आ जाओ वापस। अब जो गाना है ना, वहाँ पर क्या पाया जाता है, सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी जो गाना है, वहाँ कहीं पर भी जो सोने की सिराएं हैं वह नहीं पाई जाती हैं। सिराएं मतलब जिनसे सोना कभी निकला होगा, बाहर आया होगा सोना, तो वो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। और ये जो सोने की सिराएं हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, ब्राज़ील में। जो ब्राज़ील का पठार है वहाँ पर ये सोने की सिराएं पाई जाती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कभी ना कभी ये दोनों जो गाना है, यानी कि जो अफ्रीका वाला हिस्सा है वह, और ब्राज़ील यानी कि दक्षिण अमेरिका वाला जो हिस्सा है, वह कभी एक ही जगह पर रहे होंगे। तो जिस वजह से क्या हुआ, जो ब्राज़ील का पठार है वहाँ से सोना निकला होगा और इस गाना वाले क्षेत्र में जमा हुआ होगा, फिर बाद में क्या हुआ, गाना टूट के अलग चला गया होगा। यही तो हो सकता है। तो ये हो गया हमारा चौथा। अगला जो पांचवा है वह है जीवाश्मों का वितरण, यानी कि जो जीवाश्म है वह दोनों जगह पाया जाना उनका। तो इसके यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे जीवाश्म वाले। एक तो है हमारा लेमूर और दूसरा है मेसोसोरस। मेसोसोरस, लेमूर क्या है, एक बंदर जैसा दिखता है, ये बंदर जैसा। अब जो लेमूर है ना, वह हमारा भारत में भी मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है और मेडागास्कर में भी मिलता है। जबकि ये तीनों जो हिस्से हैं ना, वह अलग अलग हैं, और तीनों पर ये जो प्राणी है बंदर जैसा, ये पाया जाता है। तो इसका मतलब यही तो हम निकाल सकते हैं कि ये जो तीनों हिस्से हैं वह कभी एक ही रहे होंगे, और बाद में क्या हुआ, जब ये तीनों हिस्से अलग हो गए बाद में, तो ये जो प्राणी था वह भी इन हिस्सों के साथ चला गया होगा। और जो भूगोलवेत्ता हैं वह इन तीनों भूखंडों को मिलाकर लेमूरिया नाम देते हैं इसको, क्योंकि इन तीनों जो भूखंड है उन पर लेमूर पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम लेमूरिया दिया गया है। दूसरा जो हमारा जीवाश्मी उदाहरण है वह है मेसोसोरस। ये छिपकली जैसा होता है, कुछ कुछ छिपकली जैसा, और ये क्या है, सरीसृप है, और ये स्तनधारी है। अब जो मेसोसोरस है उसके जो जीवाश्म है वह हमें दो जगह पर मिलते हैं, दो स्थानों पर। एक तो दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी केप प्रांत है, वहाँ पर इसके अब जीवाश्म पाए जाते हैं।
और दूसरी जगह है ब्राज़ील में, इरावर शैल समूह, इरावर चट्टानें। यहाँ पर भी इसके जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि इरावर जो चट्टानें हैं वहाँ पर, और दक्षिणी केप प्रांत जो दक्षिण अफ्रीका का है, वहाँ पर इन दोनों के, इस मेसोसोरस के निक्षेप पाए जाते हैं, जो जीवाश्म है वो पाए जाते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये दोनों कभी एक ही जगह पर रहे होंगे, एक ही महाद्वीप पर, यानी ये दोनों मिलाकर कभी एक ही भूखंड रहा होगा। और जो मेसोसोरस है ना, वह उथले पानी में रहता है, उथले पानी में। अब उथला पानी, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में महासागर हो गया एक, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये तैर के चले गए होंगे, क्योंकि ये उथले पानी में रहते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों की तटरेखा आपस में मिलती रही हो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे।